नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सुनो चैनल पर, जहां हम दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों को लेकर आते हैं सरल हिंदी में आपके लिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जिसे वॉरेन बफेट खुद कहते हैं अब तक की सबसे बेहतरीन निवेश की किताब। जी हां, हम बात कर रहे हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। लेखक बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट के गुरु। सह संपादन जेसन ज़्वेग। और आज हम जानेंगे चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, निवेश बनाम सट्टा, जो आपको बताएगा कि अमीर बनने की असली शुरुआत कैसे होती है। चैप्टर 1, निवेश बनाम सट्टा, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। अध्याय का उद्देश्य। बेंजामिन ग्राहम सबसे पहले ये साफ करते हैं कि ज्यादातर लोग निवेश और सट्टेबाजी में फर्क ही नहीं समझते, और इसी वजह से वे नुकसान, डर और भ्रम का शिकार बन जाते हैं। निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या है? बेंजामिन ग्राहम के अनुसार वास्तविक निवेश की 3 शर्तें होती हैं। 1, थोरो एनालिसिस, गहरा विश्लेषण। जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसका मूल्यांकन जरूरी है, जैसे अर्निंग्स, डेट, ग्रोथ पोटेंशियल। 2, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, पूंजी की सुरक्षा, जोखिम को समझना और सीमित करना। 3, एडिक्वेट रिटर्न्स, उचित लाभ, ज्यादा नहीं लेकिन स्थायी और वाजिब मुनाफा। अगर ये तीनों मौजूद है तो ही वो निवेश कहलाता है, नहीं तो सट्टा, स्पेक्यूलेशन क्या है? बिना आंकड़े देखे सिर्फ टिप्स, इमोशंस या मार्केट ट्रेंड्स के भरोसे पैसा लगाना। शॉर्ट टर्म माइंडसेट, हाई रिस्क, ज्यादा थ्रिल लेकिन कम विजडम। सट्टा करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसे निवेश समझना सबसे बड़ी गलती है। इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्यूलेटर तुलना में समझिए। पहलू इन्वेस्टर, निवेशक, स्पेक्यूलेटर, सट्टेबाज। सोच लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। आधार फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट इमोशंस, टिप्स। जोखिम कैलकुलेटेड, लिमिटेड रिस्क, हाई अनकंट्रोल्ड रिस्क। उद्देश्य वेल्थ बिल्ड, पीस ऑफ माइंड, क्विक प्रॉफिट, थ्रिल। लोग सट्टा क्यों करते हैं? जल्दी अमीर बनने की चाह, मीडिया और यूट्यूब गुरुज का हाइप, डर और लालच का खेल, फंडामेंटल ज्ञान की कमी। ग्राहम की चेतावनी, अगर आपने अपना पैसा किसी चीज में इसलिए लगाया क्योंकि उसका भाव बढ़ रहा है और आपने ठीक से जांच नहीं की, तो आप इन्वेस्टर नहीं, स्पेक्यूलेटर है। अभ्यास और सुझाव। 1, निवेश से पहले हमेशा कंपनी के नंबर्स और बिजनेस मॉडल को समझिए। 2, अगर सट्टा करना है तो उसे 5-10% तक सीमित रखें, जैसे एंटरटेनमेंट बजट। 3, बिना सोचे समझे किसी हाइप में कूदना बंद कीजिए। 4, अपने निवेश को डिसिप्लिन, पेशेंस और नॉलेज से चलाइए। टेक अवे इस अध्याय से शिक्षा। इन्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जो समझ, संयम और सोच से चलता है। स्पेक्यूलेशन एक गैम्बल है जो भीड़, डर और लालच से चलता है। अगर आप सच में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कैसे सोचें, क्या देखें और कब शांत रहें। अगले अध्याय की ओर एक सवाल। अब जब आपने समझ लिया कि असली निवेश क्या होता है, तो अगला सवाल है, क्या महंगाई, इन्फ्लेशन आपकी वेल्थ को धीरे धीरे खा रही है और आप उससे अपने पैसों की परचेसिंग पावर कैसे बचा सकते हैं? चैप्टर 2, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। हिंदी में निवेशक और महंगाई। अध्याय का उद्देश्य। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि महंगाई, इन्फ्लेशन एक ऐसी चुपचाप बढ़ती हुई ताकत है जो आपकी बचत और निवेश की असल क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर को धीरे धीरे खा जाती है, और एक समझदार निवेशक को इस अदृश्य खतरे से लड़ना आना चाहिए। महंगाई का असली असर क्या है? अगर आपके पास 100 रुपए है और महंगाई 5% है, तो अगले साल इसकी वास्तविक कीमत 95 रुपए हो जाएगी। यानी आपने कुछ ना खर्च किया, फिर भी 5 रुपए की बाइंग पावर खत्म हो गई। जितना भी पैसा आप बिना रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स में रखते हैं, जैसे कि कैश, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लो इंटरेस्ट, वो महंगाई के सामने धीरे धीरे मूल्य खोता है। हिस्टोरिकल एनालिसिस बाय ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि अमेरिका में भी 1900 से लेकर 1970 तक धीरे धीरे इन्फ्लेशन ने डॉलर की असली वैल्यू को गिरा दिया। उदाहरण, अगर आपने 1900 में $1 बचाया होता तो 1970 तक उसकी वैल्यू लगभग $0.26 रह जाती।
यानी अगर आपने महज पैसे को संभाल कर रखा तो भी आप गिरावट का शिकार हो गए। निवेशक को क्या करना चाहिए? 1. इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट्स में निवेश करें। स्टॉक्स, इक्विटी, रियल एस्टेट, सिलेक्ट म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50, SP 500, इन सभी में लॉन्ग टर्म में महंगाई को मात देने की क्षमता होती है। 2. फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर ना रहें। FD, RD, बॉन्ड्स ये जरूर स्टेबल है, लेकिन इनका रिटर्न अक्सर इन्फ्लेशन से कम होता है। ग्राहम कहते हैं, सिक्योरिटी लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा कॉन्जर्वेटिज्म दिखाना असल में आपकी वेल्थ को सीक्रेटली खा सकता है। 3. रियल रिटर्न को समझिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 7% रिटर्न दे रहा है और इन्फ्लेशन 6% है, तो आपका असली रिटर्न सिर्फ 1% है। नॉमिनल रिटर्न, इन्फ्लेशन रियल रिटर्न। ग्राहम की रणनीति: 1. इक्विटी का कंट्रोल्ड एलोकेशन रखें 25% से 75% तक। 2. डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ एक सेक्टर में ना फंसे। 3. इन्फ्लेशन को लाइटली ना लें, ये साइलेंट किलर है। 4. लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को नजरअंदाज करें। टेक अवे: महंगाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसी संपत्तियों में निवेश करना जो समय के साथ अपना मूल्य बढ़ाती है। सेफ इंस्ट्रूमेंट्स आपको सुरक्षा तो देंगे, लेकिन ग्रोथ नहीं। अगला अध्याय सुनने से पहले सोचिए, अब जब आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन एक स्थायी खतरा है, तो क्या अब आपकी रणनीति इक्विटी को अवॉइड करने की होनी चाहिए, या फिर कैसे एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बने जो सुरक्षित भी रहे और मुनाफा भी कमाए? जवाब मिलेगा अगले भाग में। चैप्टर 3, अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, द लेवल ऑफ स्टॉक प्राइसेस इन अर्ली 1972, जहां हम सीखेंगे कि इतिहास से क्या सीख सकते हैं और कब स्टॉक मार्केट महंगा होता है या सस्ता। चैप्टर 3, अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, द लेवल ऑफ स्टॉक प्राइसेस इन अर्ली 1972। हिंदी में शेयर बाजार का 100 साल का इतिहास और 1972 में शेयर कीमतों का स्तर। अध्याय का उद्देश्य: बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में ये दिखाते हैं कि कैसे शेयर बाजार का अतीत हमें निवेश के लिए सही सोच और संदर्भ देता है। उन्होंने पिछले 100 सालों के डाटा का विश्लेषण करके बताया कि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, महंगे शेयर खरीदना खतरनाक हो सकता है और वैल्यूएशन को समझे बिना निवेश करना गलती है। 1. बाजार का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। ग्राहम बताते हैं कि 1900 से 1972 तक मार्केट कई बार ऊपर गया और कई बार बुरी तरह गिरा भी। ग्रेट डिप्रेशन, एक 930S WY और एक 960S की रैली, ये सब मार्केट के बड़े मोड़ थे। मतलब ये कि बाजार कभी भी लिनियर नहीं चलता। इसलिए सोचें, मैं कब खरीद रहा हूं? ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मैं क्या खरीद रहा हूं। 2. औसत रिटर्न पर नजर रखें, ओवर एक्सपेक्टेशन से बचें। ग्राहम बताते हैं, हिस्टोरिकल स्टॉक मार्केट रिटर्न 9% एनुअली, नॉमिनल, लेकिन इसमें बहुत उतार चढ़ाव होता है। पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी भविष्य की गारंटी नहीं होती, इसलिए आपको लंबे समय में सोचने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म रैली से बहकिए मत। 3. वैल्यूएशन मैटर्स, महंगे शेयरों से बचिए। ग्राहम 1972 के मार्केट एनालिसिस में कहते हैं, उस समय स्टॉक्स का PE रेशियो, प्राइस अर्निंग्स और डिविडेंड यील्ड हाई और लो रिस्पेक्टिवली था, यानी मार्केट ओवरवैल्यूड था। जब शेयर का भाव बहुत ऊपर और कमाई बहुत नीचे हो, तो वो मार्केट सस्ता नहीं, खतरनाक होता है। ग्राहम की सलाह: 1. हिस्ट्री से सीखें, हर बार मार्केट रैली, करेक्शन या क्रैश देता है। 2. ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, अगर मार्केट ने पिछले साल 20% दिया है तो जरूरी नहीं अगले साल भी दे। 3. मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाए रखें, सस्ते शेयर, स्थिर कंपनियां और डिसिप्लिन। अभ्यास: इन्वेस्टर के लिए टिप्स, निफ्टी सेंसेक्स का हिस्टोरिकल चार्ट देखें, करंट पे रेशियो और डिविडेंड यील्ड कंपेयर करें। कभी भी FOMO में आकर निवेश न करें। लंबी अवधि में सोचें और पैनिक सेलिंग से बचें। टेक अवे: पास्ट मार्केट ट्रेंड्स हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए होते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो अपने समय और प्राइस दोनों को समझकर निवेश करता है। अगले अध्याय की झलक। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कोई ऐसा इन्वेस्टर होता है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेता
फिर भी अच्छा कमाता है? क्या लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक साधारण सुरक्षित रणनीति अपनाई जा सकती है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 4, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, द डिफेंसिव इन्वेस्टर, जहां हम जानेंगे कि डिफेंसिव इन्वेस्टिंग क्या होता है और कैसे आम लोग भी समझदारी से निवेश कर सकते हैं। चैप्टर 4, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। हिंदी में सामान्य पोर्टफोलियो नीति, एक रक्षात्मक निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर की रणनीति। अध्याय का उद्देश्य। बेंजामिन ग्राहम यहां बताते हैं कि अगर आप शेयर बाजार को लेकर ज्यादा समय नहीं दे सकते, रिस्क नहीं लेना चाहते, रोज की न्यूज और चार्ट से परेशान हो जाते हैं, तो आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं और यही अध्याय आपके लिए है। कौन होता है डिफेंसिव इन्वेस्टर? वो व्यक्ति जो कम जोखिम और स्थिर रिटर्न चाहता है, जो भावनाओं से नहीं, नियम और अनुशासन से निवेश करता है, जो बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना लंबे समय तक टिके रह सकता है। पोर्टफोलियो का आदर्श विभाजन। बेंजामिन ग्राहम सुझाव देते हैं 50% इक्विटी शेयर, 50% बॉन्ड्स, स्थिर आय वाले निवेश। लेकिन यह प्रतिशत 25% 75% के बीच बदल सकता है। जैसे अगर बाजार बहुत ओवर वैल्यूड लगे, बॉन्ड्स ज्यादा रखें। अगर स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पर हो, इक्विटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। रीबैलेंसिंग रेगुलरली, हर साल 6 महीने में। इससे जोखिम भी कम रहता है और डिसिप्लिन भी बना रहता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर की खास आदतें। 1. इमोशन फ्री इन्वेस्टिंग, ना लालच में आए ना डर में बिके। 2. पैसिव स्ट्रैटेजीज अपनाएं। इंडेक्स फंड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स। 3. अवॉइड करें पेनी स्टॉक्स, टिप्स बेस्ड इन्वेस्टिंग, डेली ट्रेडिंग, ओवर रिएक्शन टू न्यूज। ग्राहम की सलाह। डिफेंसिव इन्वेस्टर को शेयर मार्केट को लेकर रोज सोचने की जरूरत नहीं, उसे बस एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना है और उसे समय के साथ संभालना है। रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी। निवेश टूल सुझाव। इंडेक्स फंड्स हां, कम खर्च, अच्छा रिटर्न। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हां, सुरक्षित। एफडी प्लस पीपीएफ हां, स्थिरता के लिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स सिर्फ ब्लू चिप्स, ज्यादा रिसर्च के बिना नहीं। रियल एस्टेट हो सके तो आरईआईटीज या स्टेबल प्रॉपर्टी। टेक अवे। डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना कमजोरी नहीं, समझदारी है। बेंजामिन ग्राहम मानते हैं कि सफल निवेश वही है जिसमें आप कम से कम तनाव में लगातार आगे बढ़ते रहें। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप अपने पोर्टफोलियो को 50-50 में बांटकर चलाना चाहेंगे या फिर आप ज्यादा एक्टिवली मार्केट को हैंडल करने में विश्वास रखते हैं? चैप्टर 5, द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। हिंदी में रक्षात्मक निवेशक और सामान्य स्टॉक्स, कॉमन स्टॉक्स। अध्याय का उद्देश्य। इस अध्याय में ग्राहम समझाते हैं कि जो लोग डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, उनके लिए भी स्टॉक मार्केट पूरी तरह अवॉइड करने की चीज नहीं है, बल्कि यदि सही तरीके से किया जाए तो शेयरों में निवेश महंगाई से लड़ने का सबसे अच्छा हथियार बन सकता है। क्यों डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? महंगाई से सुरक्षा, लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। ग्राहम मानते हैं कि सिर्फ बॉन्ड्स या एफडी में पैसा रखना आपके पैसों की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। कौन से स्टॉक्स चुनने चाहिए? ग्राहम ने डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए कुछ सख्त लेकिन आसान स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया दिए हैं। 1. कंपनी साइज बड़ी हो, टोटल एसेट्स कम से कम 100 रुपए करोड़ हो, मॉडर्न इक्विवेलेंट, यानी ब्लू चिप कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल। 2. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, कंपनी के पास पिछले 10 साल में एक बार भी घाटा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इज मस्ट। 3. डिविडेंड हिस्ट्री हो, कम से कम 20 सालों से लगातार डिविडेंड दे रही हो, यानी कंपनी पैसा बना भी रही है और बांट भी रही है। 4. अर्निंग्स ग्रोथ हो, पिछले 10 साल में ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर में वृद्धि होनी चाहिए, यानी कंपनी ग्रो कर रही है, स्टैग्नेंट नहीं। 5. मॉडरेट पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग्स रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओवर वैल्यूएशन से बचाव। 6. मॉडरेट प्राइस बुक रेशियो, शेयर का भाव कंपनी की असली बुक वैल्यू के आसपास होना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक्स चुनने चाहिए जो पुरानी, भरोसेमंद और बड़ी कंपनियां हों,
हर साल मुनाफा कमा रही हो, स्टेबल डिविडेंड देती हो, ज्यादा हाइप या वैल्यूएशन पे ना बिक रही हो। किन चीजों से बचना है? पेनी स्टॉक्स, स्टार्टअप्स या हाई रिस्क सेक्टर्स, मार्केट रूमर्स या ट्रेंडिंग शेयर्स, डेली प्राइस वॉचिंग। टेक अवे, डिफेंसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है कम लेकिन मजबूत रिटर्न जो टिके रह सके। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, सच एन इन्वेस्टर नीड्स ओनली पेशेंस, डिसिप्लिन एंड अ गुड सिलेक्शन मेथड। ही डजंट नीड लक। रणनीति का सार, इंडेक्स फंड्स प्लस ब्लू चिप स्टॉक्स, सुरक्षित, स्थिर और समझदारी भरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आपके लिए सवाल, अब जब आपको डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सही स्टॉक क्राइटेरिया समझ आ गया है, तो क्या आप ऐसे शेयर चुनने के लिए तैयार हैं जो कम दिखते हो लेकिन गहराई में मजबूत हो? चैप्टर 6, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, द पॉजिटिव साइड। हिंदी में, सक्रिय निवेशक की पोर्टफोलियो नीति, सकारात्मक पहलू। अध्याय का उद्देश्य। इस अध्याय में ग्राहम बताते हैं कि अगर आप शेयर बाजार को समय दे सकते हैं, कंपनियों का विश्लेषण करना जानते हैं, रिस्क को समझते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, एक्टिव इन्वेस्टर हैं। और ऐसे निवेशकों के लिए मार्केट में असाधारण मुनाफा कमाने के अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन होता है? जो खुद रिसर्च करता है, समय देता है, नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की निगरानी करता है, मार्केट की गलतियों से मुनाफा उठाता है, हाइप से दूर अंडरवैल्यूड कंपनियों को ढूंढता है। एंटरप्राइजिंग स्ट्रैटेजी, क्या करना है? 1. अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना, जिनका मार्केट प्राइस उनकी असली इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। ऐसे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। 2. स्पेशल सिचुएशंस या बार्गेन इश्यूज, जैसे कि टेम्परेरीली गिरा हुआ स्टॉक, कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही हो, लो पीई, लो पीबी रेशियो वाले स्टॉक्स। ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी होते हैं, पर गहराई से विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। 3. निग्लेक्टेड स्टॉक्स में अवसर ढूंढना, जिन कंपनियों की चर्चा नहीं हो रही लेकिन जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है। मार्केट कभी कभी क्वालिटी कंपनियों को नजरअंदाज कर देता है, यही एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का मौका होता है। किन बातों से बचना है? स्पेक्युलेटिव टिप्स, डे ट्रेडिंग, हाई बेस्ड इन्वेस्टिंग, अननोन स्टार्टअप्स बिना रिसर्च, शॉर्टकट्स। ग्राहम की सीख, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, एक्स्ट्रा रिटर्न पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जरूरी है, लेकिन ये एफर्ट केवल मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत और डिसिप्लिन होनी चाहिए। किन शेयरों से शुरुआत करें? ग्राहम कुछ सुझाव देते हैं, जैसे सेकेंडरी कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, कंपनीज जो अस्थायी समस्या से जूझ रही है, लो डेट, हाई रो, गुड कैश फ्लो, स्टॉक स्क्रीनर्स और एनुअल रिपोर्ट से डीप रिसर्च करें। टेक अवे, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग, हाई इन्वॉल्वमेंट प्लस हाई अंडरस्टैंडिंग प्लस लॉन्ग टर्म पेशेंस। अगर आप वाकई समय देते हैं, सीखते हैं और रणनीति से चलते हैं, तो डिफेंसिव इन्वेस्टर से बेहतर रिटर्न कमाना संभव है। अगला सवाल, अब जब आपने समझ लिया कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कैसे काम करता है, तो सवाल यह है, क्या आप वैल्यूएशन की कला सीख पाए हैं? क्या आप कंपनी की असली कीमत पहचान सकते हैं? चैप्टर 7, द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। हिंदी में, सक्रिय निवेशक, किन बातों से बचें? अध्याय का उद्देश्य। इस अध्याय में ग्राहम बताते हैं कि अगर आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हैं, तो आप एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे जो आपको नुकसान की तरफ ले जाए। यहां वो हमें ऐसी आदतों और रणनीतियों से सावधान करते हैं जो दिखने में आकर्षक लगती है, लेकिन असल में आपके पैसों के लिए खतरनाक होती है। किन बातों से बचना चाहिए? 1. हॉट टिप्स और एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस, मार्केट टिप्स, टीवी एनालिस्ट्स, टेलीग्राम ग्रुप्स या यूट्यूब के शॉर्ट दावों से दूर रहो। ज्यादातर समय ये या तो गलत होते हैं या मार्केटिंग ट्रैप्स। 2. न्यू इश्यूज, आईपीओ क्रेज। आईपीओज यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स अक्सर ज्यादा हाइप और कम वैल्यू पर बिकते हैं। ग्राहम कहते हैं, आईपीओ मतलब है इट्स प्रोबेबली ओवरप्राइस्ड। नए इशू में हिस्ट्री नहीं होती, वैल्यूएशन अक्सर इन्फ्लेटेड होता है। 3. डे ट्रेडिंग या फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लालच में लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिस कर देते हैं। हाई ब्रोकरेज, हाई स्ट्रेस और हाई रिस्क पोर आउटकम। 4. हाइप्ड स्टॉक्स बटा ओवर पॉपुलर कंपनीज।
जो स्टॉक्स हर न्यूज चैनल या सोशल मीडिया में दिखते हैं, अक्सर वो पहले ही ओवरप्राइस्ड होते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो क्राउड से पहले अपॉर्चुनिटी पकड़ते हैं, ना कि भीड़ में भागते हैं। 5. बोरोड मनी से इन्वेस्टिंग, लेवरेज। कर्ज लेकर स्टॉक्स खरीदना दोहरी तलवार। अगर मार्केट गिरे तो नुकसान के साथ साथ ब्याज भी चुकाना पड़ता है। ग्राहम की चेतावनी। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने का मतलब ये नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा चालाक बने। असली बुद्धिमानी बेवकूफी से बचने में है। क्या करना चाहिए? अपना खुद का रिसर्च करें। आईपीओस को तब तक अवॉइड करें जब तक कंपनी स्टेबल ना हो। हर निवेश का उद्देश्य, लॉजिक और आंकड़े हो। नो एक्शन भी कभी कभी सबसे सही एक्शन होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक नया आईपीओ आया है जिसका हर जगह प्रचार हो रहा है। लोग एफओमो में आकर उसमें पैसे लगा रहे हैं, लेकिन एक साल बाद उसकी असली अर्निंग्स उस वैल्यूएशन के 30% भी नहीं निकलती। ऐसे में जिसने हाइप में इन्वेस्ट किया वो नुकसान में, जिसने पेशेंस से एनालिसिस किया वो बच गया। टेक अवे, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को सिर्फ मौके नहीं बल्कि जाल भी पहचानने आते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, सेफगार्ड योरसेल्फ नॉट ओनली फ्रॉम इग्नोरेंस बट ऑल्सो फ्रॉम योर ओन एक्साइटमेंट। अगला सवाल, अब जब आप जान चुके हैं कि किन बातों से बचना जरूरी है, तो सवाल यह है, क्या आप जानना चाहेंगे कि कंपनी की असली वैल्यू क्या होती है? और आप ये कैसे पहचानेंगे कि कोई स्टॉक सस्ता है या बहुत ही महंगा? इसका जवाब मिलेगा अगले धमाकेदार अध्याय में। चैप्टर 8, द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, जहां हम सीखेंगे कि मिस्टर मार्केट की मनोवृत्ति क्या है और कैसे एक समझदार निवेशक बाजार के मूड से प्रभावित नहीं होता बल्कि उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। चैप्टर 8, द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, हिंदी में निवेशक और बाजार की उठापटक। अध्याय का उद्देश्य। इस अध्याय में ग्राहम हमें सिखाते हैं कि मार्केट हमेशा उतार चढ़ाव करता है। इन फ्लक्चुएशन से घबराना नहीं चाहिए बल्कि समझदारी से उनका फायदा उठाना चाहिए। इसके लिए वे एक काल्पनिक किरदार पेश करते हैं, मिस्टर मार्केट, जो कभी बहुत उत्साहित होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, और कभी बहुत निराश, पैनिक। मिस्टर मार्केट कौन है? मिस्टर मार्केट एक मेटाफोर है, यानी बाजार की उस मानसिकता का प्रतीक जो हर दिन आपको एक नया मुंह दिखाता है। कभी वो डर के मारे सस्ते में सब बेचता है, कभी वो लालच में सब चीजों की कीमत बहुत बढ़ा देता है। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके दरवाजे आता है और कहता है, ये लो, आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुम्हारे स्टॉक्स बहुत ऊंचे दाम पर खरीद लूंगा। या अरे नहीं, आज तो सब बेकार है, मैं तुम्हारे स्टॉक्स को बहुत सस्ते में ही खरीदूंगा। अब चुनाव आपका है, उसकी बात माने या इग्नोर करें। बेंजामिन ग्राहम की सीख। मार्केट आपके लिए है, आप मार्केट के लिए नहीं। अगर मिस्टर मार्केट आज मूर्ख बन गया है तो आप भी क्यों बने? अगर वो पैनिक में सब सस्ता बेच रहा है तो यही तो मौका है वैल्यू इन्वेस्टिंग का। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है? 1. पैनिक में नहीं बेचता, जब सब डर रहे हो तब वो वैल्यू देखता है। 2. ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं खरीदता, जब सब लालची हो तब वो सावधान होता है। 3. अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू जानता है, उसे पता होता है कि किसी स्टॉक की असली कीमत क्या है। उदाहरण, मान लीजिए एक कंपनी की असली वैल्यू 500 रुपए है, लेकिन मिस्टर मार्केट कभी उसे 800 रुपए में बेचने को कहता है, ओवर वैल्यूएशन, और कभी 300 रुपए में, अंडर वैल्यूएशन। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर 300 रुपए पर खरीदेगा और 800 रुपए पर बेचने पर विचार करेगा, ना कि मिस्टर मार्केट के हर मूड स्विंग से बहकेगा। क्या नहीं करना है? मार्केट की डेली मूवमेंट से पैनिक या एक्साइटमेंट में आकर डिसीजन लेना, हर गिरावट को नुकसान समझना, हर चढ़ाव को अपॉर्चुनिटी समझना। याद रखिए, मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू इंस्ट्रक्ट यू। टेक अवे, मार्केट की मूर्खता में आपकी समझदारी छुपी होती है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। अब सोचिए, अब जब आप मिस्टर मार्केट के स्वभाव को समझ चुके हैं तो आप ये कैसे तय करेंगे कि किसी स्टॉक की असली वैल्यू क्या है? इसका उत्तर छुपा है अगले अध्याय में। चैप्टर 9, इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, अदर्स, जहां हम सीखेंगे कि अगर आपको स्टॉक्स चुनने का समय या ज्ञान नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स जैसी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे चुनें
और कौन से फंड से सावधान रहना चाहिए। चैप्टर 9, इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स। हिंदी में निवेश कोषों, इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश। अध्याय का उद्देश्य। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट फंड्स उन लोगों के लिए है जिन्हें स्टॉक्स चुनने का समय, अनुभव या इच्छा नहीं है। लेकिन सही फंड चुनना भी एक स्किल है और अधिकतर निवेशक इसमें गलतियां करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स ऐसे प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स होते हैं जो बहुत सारे निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते हैं। उस पैसे से अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अन्य एसेट्स में निवेश करते हैं। इस तरह डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज दोनों मिलते हैं। क्या आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? हाँ, अगर आपके पास स्टॉक्स को खुद एनालाइज करने का समय नहीं, आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, आप सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए नियमित निवेश करना चाहते हैं। लेकिन ग्राहम क्या चेतावनी देते हैं? म्यूचुअल फंड्स पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। 1. हाई फीस एक्सपेंसेस। ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हाई मैनेजमेंट फीस लेते हैं। ये आपकी रिटर्न को धीरे धीरे खा जाती है। 2. पास्ट परफॉर्मेंस ट्रैप। ग्राहम कहते हैं, पिछले साल का अच्छा प्रदर्शन अगले साल के अच्छे प्रदर्शन की गारंटी नहीं है। 3. टू मच ट्रेडिंग। कुछ फंड्स बार बार शेयर खरीदते बेचते हैं। हाई टर्नओवर। इससे रिटर्न में इनकंसिस्टेंसी आती है। ग्राहम की सलाह क्या करें? 1. लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में निवेश करें, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, SP 500 इंडेक्स फंड। ये पैसिव होते हैं, कम खर्च में पूरे बाजार की परफॉर्मेंस के बराबर रिटर्न देते हैं। 2. फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी को समझें। फंड का उद्देश्य क्या है? उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है? क्या वो कंसिस्टेंट है या बार बार स्ट्रैटेजी बदलता है? 3. डाइवर्सिफाई करें, लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई नहीं। 2-3 अच्छे म्यूचुअल फंड्स काफी है। 10-15 फंड्स में पैसा डालना सिर्फ भ्रम फैलाता है। ग्राहम की कोर फिलॉसफी। निवेशक का सबसे अच्छा हथियार, कम खर्च, साधारण रणनीति और समय। म्यूचुअल फंड को चुनना भी एक इंटेलिजेंट प्रोसेस होना चाहिए। सिर्फ नाम देखकर पैसा मत लगाइए। टेक अवे। म्यूचुअल फंड अच्छा निवेश माध्यम हो सकता है अगर आप कम खर्च वाले, डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म फोकस्ड फंड्स चुनते हैं। बेंजामिन ग्राहम आपको ये नहीं कहते कि म्यूचुअल फंड खराब है, बल्कि वो आपको बताते हैं कि गलत म्यूचुअल फंड चुनना उतना ही नुकसानदायक है जितना गलत स्टॉक में निवेश करना। अब सोचिए, अब जब आप समझ चुके हैं कि म्यूचुअल फंड्स में भी समझदारी जरूरी है, तो क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को चुनते वक्त सबसे पहले कौन से सवाल पूछने चाहिए? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, चैप्टर 10, द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर्स, जहां हम जानेंगे कि क्या आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है, क्या वो आपकी मदद करते हैं या आपके रिटर्न काटते हैं। चैप्टर 10, द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर्स। हिंदी में निवेशक और उसके सलाहकार। अध्याय का उद्देश्य। बेंजामिन ग्राहम यहां यह साफ करना चाहते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है आपकी मदद करना, ना कि आपको कंट्रोल करना। और अगर आप अंधविश्वास से सलाहकार की हर बात मानते हैं तो आप खुद इन्वेस्टमेंट में कमजोर हो जाते हैं। क्या एडवाइजर की जरूरत होती है? हां, अगर आप निवेश को लेकर बिल्कुल नए हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते, डिसिप्लिन और प्लानिंग की आदत नहीं है, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग जैसी चीजों में मार्गदर्शन चाहते हैं। लेकिन ग्राहम की चेतावनी, एडवाइजर को भगवान मत मानिए। उनका काम है सलाह देना, निर्णय लेना आपका काम है। एक सही एडवाइजर के गुण। 1. फी बेस्ड हो, कमीशन बेस्ड नहीं। कमीशन पर काम करने एडवाइजर्स एडवाइजर्स अक्सर आपको वो इन्वेस्टमेंट बेचते हैं जिसमें उन्हें ज्यादा फायदा हो, न कि आपको। 2. इंडिपेंडेंस रखता हो। एडवाइजर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझे और आपकी जरूरत के हिसाब से प्लान बनाए, ना कि सिर्फ म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस बेचने की सोच रखे। 3. टीचिंग मेंटालिटी हो। एडवाइजर ऐसा होना चाहिए जो आपको चीजें समझाए, ना कि बस पेपर वर्क करवाए। 4. लॉन्ग टर्म विजन वाला हो। वो आपके गोल को लेकर फोकस करे, शॉर्ट टर्म गेन पे नहीं। किससे बचे? जो गारंटीड रिटर्न या डबल मनी जैसी बातें करता है, जो हर 3 महीने में आपको नई स्कीम बेचने आता है, जो बहुत सारे फंड्स, पॉलिसीज या शेयरों में पैसा बिखेर देता है,
जो आपको डर या लालच से डिसीजन लेने पर मजबूर करे। ग्राहम की राय, अ गुड एडवाइजर शुड बी अ डॉक्टर फॉर योर मनी, नॉट अ ड्रग डीलर हु मेक्स यू एडिक्टेड टू ट्रांजैक्शंस। टेक अवे, एडवाइजर आपकी आंखें नहीं है, एडवाइजर वो चश्मा है जिससे आप साफ देख सके। आपका एडवाइजर आपको एम्पावर्ड करे, कंफ्यूज नहीं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज पर्सनल, नो वन केयर्स मोर अबाउट योर मनी देन यू डू। अगला सवाल, अब जब आप जान चुके हैं कि एडवाइजर को कैसे चुनना है, तो अगला बड़ा सवाल यह है, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि कंपनी की असली वैल्यू कैसे तय की जाती है? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 11, सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द ले इन्वेस्टर, जनरल अप्रोच टू वैल्यूएशन, जहां हम सीखेंगे कि कैसे कोई आम निवेशक भी बिना बड़े फाइनेंशियल डिग्री के किसी स्टॉक की सच्ची कीमत समझ सकता है। चैप्टर 11, सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द ले इन्वेस्टर, हिंदी में साधारण निवेशक के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस वैल्यूएशन का आसान तरीका। अध्याय का उद्देश्य, इस अध्याय में ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक्स की असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू, जानना रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप कुछ बेसिक बातें समझ लें तो आप किसी भी स्टॉक को ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड समझ सकते हैं। वैल्यूएशन करने के लिए किन चीजों को देखना चाहिए? 1. अर्निंग्स, कंपनी की कमाई। पिछले 10 साल की एवरेज अर्निंग्स देखें, सिर्फ 1 से 2 साल के दम पर फैसला ना करें। ग्राहम कहते हैं, एक कंपनी की लॉन्ग टर्म कमाई उसका असली प्रदर्शन दिखाती है। 2. प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीई रेशियो, यह बताता है कि शेयर का भाव उसकी कमाई के मुकाबले कैसा है। फॉर्मूला, पीई करंट प्राइस बटा अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। कम पीई सस्ता स्टॉक हो सकता है अंडरवैल्यूड, बहुत हाई पीई ओवरवैल्यूड और रिस्की। 3. प्राइस टू बुक रेशियो, पीबी रेशियो, बुक वैल्यू कंपनी की असली संपत्ति, एसेट्स लायबिलिटीज। फॉर्मूला, पीबी शेयर प्राइस बटा बुक वैल्यू पर शेयर। लो पीबी अच्छा संकेत अगर बाकी फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हो। 4. डेट टू इक्विटी रेशियो, डीई रेशियो, कंपनी पर कितना कर्ज है, यह बहुत जरूरी है। कम डीई फाइनेंशियली स्टेबल, हाई डीई रिस्की इन्वेस्टमेंट। 5. डिविडेंड रिकॉर्ड, क्या कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है? यह दर्शाता है कि कंपनी कैश में स्ट्रांग है। ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनियां पसंद करने की सलाह देते हैं जो 10-20 सालों से लगातार डिविडेंड देती आई हों। आसान तरीका, ग्राहम्स वैल्यूएशन फॉर्मूला, सिंप्लीफाइड, इंट्रिंसिक वैल्यू ईपीएस 8.5 प्लस 2 एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। यह फॉर्मूला निवेशक को यह बताता है कि क्या किसी स्टॉक की मार्केट कीमत उसके अंदर की वैल्यू से ज्यादा या कम है। उदाहरण से समझें, मान लीजिए एक कंपनी की ईपीएस 50 रुपए, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 6%, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 50, 8.5 प्लस 2 6, 50 20.5 1025 रुपए। अगर मार्केट में ये स्टॉक 800 रुपए पर मिल रहा है तो ये अंडरवैल्यूड है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी देता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस सेफ्टी बफर। इसका मतलब, अगर आपने 800 रुपए में खरीदा और असली वैल्यू 1000 रुपए है तो आपके पास नुकसान से बचने का सेफ्टी कुशन है। ग्राहम इसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ढाल मानते हैं। टेक अवे, वैल्यूएशन कॉमन सेंस प्लस नंबर्स प्लस पेशेंस। आपको हर कंपनी की फ्यूचर प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं, बस इतना समझिए कि यह कंपनी कमाती कितनी है, उसका दाम ज्यादा तो नहीं, क्या वो फाइनेंशियली स्टेबल है, क्या हिस्ट्री अच्छी है। अब सोचिए, अब जब आपने सीख लिया कि इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो अगला सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि स्टॉक्स की कीमत क्यों बार बार बदलती है? क्या यह कंपनी की वजह से होता है या निवेशकों की भावनाओं की वजह से? इसका जवाब छुपा है अगले शानदार अध्याय में। चैप्टर 12, थिंग्स टू कंसिडर अबाउट पर शेयर अर्निंग्स, जहां हम जानेंगे कि अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस, को देखकर भी कई बार लोग धोखा क्यों खा जाते हैं और असली मूल्य को कैसे सही नजर से देखा जाए। चैप्टर 12, थिंग्स टू कंसिडर अबाउट पर शेयर अर्निंग्स, हिंदी में प्रति शेयर कमाई, ईपीएस, के बारे में सोचने योग्य बातें। अध्याय का उद्देश्य, बेंजामिन ग्राहम यहां चेतावनी देते हैं कि केवल ईपीएस देखकर निवेश करना खतरनाक हो सकता है।
कंपनी की कमाई के पीछे की हकीकत को समझना जरूरी है, क्योंकि कंपनियां ईपीएस को मैनिपुलेट, बदल भी सकती है। ईपीएस होता क्या है? ईपीएस नेट प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी एक शेयर पर कंपनी को कितना मुनाफा हो रहा है। हाई ईपीएस ज्यादा मुनाफा, लेकिन हमेशा सच्चाई नहीं दर्शाता। ईपीएस में धोखा कैसे हो सकता है? 1. वन टाइम इनकम या प्रॉफिट शामिल करना। कई कंपनियां किसी संपत्ति को बेचकर मुनाफा दिखाती है, लेकिन वो रिकरिंग इनकम नहीं होती। ये ईपीएस को तात्कालिक रूप से बढ़ा देता है, लेकिन असली बिजनेस परफॉर्मेंस नहीं बदलता। 2. शेयर्स बायबैक करके ईपीएस बढ़ाना। कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदकर शेयरों की संख्या घटा देती है, जिससे ईपीएस ऊपर चला जाता है, लेकिन असल प्रॉफिट नहीं बढ़ा होता। 3. अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स। कुछ कंपनियां क्रिएटिव अकाउंटिंग से डेप्रिसिएशन, टैक्सेस या एक्सपेंसेस को एडजस्ट करती है, ताकि ईपीएस दिखने में ज्यादा लगे। ग्राहक की सलाह: ईपीएस को अकेले मत देखो, ईपीएस को हमेशा इन चीजों के साथ देखो। कारक क्यों जरूरी है? पिछले 10 साल का ईपीएस रिकॉर्ड कंसिस्टेंसी दिखती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट असली बिजनेस इनकम, फ्री कैश फ्लो असल में पैसा आ रहा है या नहीं, डेट लेवल्स प्रॉफिट पे कितना दबाव है। एक उदाहरण से समझे। मान लीजिए 2 कंपनियां हैं। कंपनी ईपीएस 50 रुपए, लेकिन एक बार की जमीन बिक्री से मुनाफा। कंपनी बी ईपीएस 40 रुपए, लेकिन पिछले 10 साल से स्टेडी ग्रोथ और कोई एक्स्ट्रा चाल नहीं। ग्राहक कहेंगे कंपनी भी ज्यादा भरोसेमंद है, भले ईपीएस थोड़ा कम हो। टेक अवे: हाई ईपीएस हाई क्वालिटी नहीं होता। बेंजामिन ग्राहम सिखाते हैं कि कमाई की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, ज्यादा जरूरी है ईपीएस की क्वांटिटी से। ध्यान में रखें, लुक फॉर कंसिस्टेंट, क्लीन अर्निंग्स। अवॉइड ईपीएस स्पाइक्स कॉज्ड बाय वन टाइम इवेंट्स। कंपेयर ईपीएस विद कैश फ्लो। एनालाइज ईपीएस ओवर टाइम, नॉट जस्ट एक ईयर। अब सोचिए, अब जब आप ईपीएस की सच्चाई समझ चुके हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक्स की कीमतें इतनी ज्यादा ऊपर नीचे क्यों होती है, जबकि कंपनी की कमाई में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता? इसका रहस्य हम जानेंगे अगले दिलचस्प अध्याय में। चैप्टर 13, अ कंपैरिजन ऑफ 4 लिस्टेड कंपनीज, जहां ग्राहम 4 कंपनियों का केस स्टडी करके दिखाते हैं कि कैसे 2 दिखने में एक जैसी कंपनियों के पीछे अलग अलग इन्वेस्टमेंट रियलिटी छुपी होती है। चैप्टर 13, अ कंपैरिजन ऑफ 4 लिस्टेड कंपनीज। हिंदी में 4 सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना। अध्याय का उद्देश्य: इस अध्याय में ग्राहम हमें दिखाते हैं कि अलग अलग कंपनियां दिखने में एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनके फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और विकास की दिशा में बड़ा अंतर हो सकता है। इसीलिए निवेश से पहले गहराई से विश्लेषण करना जरूरी है। 4 कंपनियां कौन सी थी? नोट: ये कंपनियां एक 970S की अमेरिकी कंपनियां थी, पर हम इसे आज की किसी भी 4 कंपनियों पर लागू कर सकते हैं। ग्राहम इन कंपनियों की तुलना करते हैं। 1. कंपनी अ, स्टेडी परफॉर्मर। 2. कंपनी बी, फास्ट ग्रोअर। 3. कंपनी सी, पॉपुलर बट ओवरवैल्यूड। 4. कंपनी डी, अंडरवैल्यूड बट इग्नोर्ड। किन बातों की तुलना की गई? विश्लेषण बिंदु विवरण: अर्निंग्स रिकॉर्ड पिछले 10 सालों में कंसिस्टेंट या नहीं, डिविडेंड हिस्ट्री नियमित और बढ़ते हुए डिविडेंड, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डेट कम, एसेट स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएशन रेशियोज पीई, पीबी और मार्केट कैप। मार्केट सेंटिमेंट: क्या स्टॉक पॉपुलर है या अंडरवैल्यूड? क्या सिखाया गया? कंपनियां स्टेडी एंड रिलायबल, मॉडरेट ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, फेयर वैल्यूएशन, सेफ चॉइस फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर। कंपनी बी, रैपिड ग्रोथ प्लस हाई वैल्यूएशन, तेजी से बढ़ रही है लेकिन पी बहुत ज्यादा, अगर ग्रोथ रुकी तो प्राइस गिर सकता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ही ऐसे स्टॉक्स का एनालिसिस कर पाए। कंपनी सी, मार्केट डार्लिंग, पॉपुलर ब्रांड, हाई मीडिया अटेंशन बट इनकंसिस्टेंट अर्निंग्स। ग्राहम चेतावनी देते हैं: पॉपुलैरिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी डी, इग्नोर्ड बट स्ट्रॉन्ग, लो पीई, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, डिविडेंड स्टेडी, वैल्यू इन्वेस्टर के लिए हिडन जेम। ग्राहम की एडवाइस: इन्वेस्टिंग इज नॉट ग्लैमर, इट इज लॉजिक। जो स्टॉक सबको दिख रहा है, वो जरूरी नहीं कि सबसे अच्छा हो। निवेशक के लिए सीख: सरफेस से मत बहको, अंदर झांको।
मार्केट की भावनाओं को नहीं, नंबर्स को देखो। ओवरवैल्यूड स्टॉक से बचो, अंडरवैल्यूड जेम्स ढूंढो। कंपैरिजन हमेशा मल्टीफैक्टर एनालिसिस से करो। रियल वर्ल्ड उदाहरण, आज के समय में मान लीजिए कंपनी A HUL, कंपनी B नयका, कंपनी C पेटीएम, कंपनी D कोल इंडिया। सिर्फ समझाने के लिए अब आपको यह देखना है कि कौन स्टेडी है, कौन ओवरप्राइज्ड है, कौन अनपॉपुलर लेकिन प्रॉफिटेबल है। टेक अवे, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग रीजन कंपैरिजन प्लस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अब सोचिए, अब जब आप 4 कंपनियों की रील कंपैरिजन का तरीका सीख गए हैं, तो अगला बड़ा सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि मार्केट की भावनाएं, ग्रीड, फियर, निवेशकों को कितनी बार धोखा देती है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 14, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर, जहां हम जानेंगे कि अगर आप कम समय देना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो किन आसान नियमों से आप मजबूत कंपनियां चुन सकते हैं। चैप्टर 14, रक्षात्मक निवेशक के लिए स्टॉक चयन। बेंजामिन ग्राहम मानते हैं कि हर कोई एक्टिव इन्वेस्टर नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई सेफ और डिसिप्लिन इन्वेस्टर जरूर बन सकता है। इसके लिए उन्होंने 7 बहुत ही साफ और सटीक नियम बताए हैं, जिनसे आप अच्छे और मजबूत स्टॉक्स पहचान सकते हैं। ग्राहम के 7 नियम एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए। 1, कंपनी बड़ी होनी चाहिए, कम से कम मिड कैप या लार्ज कैप हो, यानी टोटल एसेट्स या मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी हो। क्यों? बड़ी कंपनियां ज्यादा स्थिर होती हैं, इनमें मार्केट शॉक्स का असर कम होता है। 2, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन, मजबूत बैलेंस शीट, करंट एसेट्स कम से कम 2 गुना हो करंट लायबिलिटीज से, और लॉन्ग टर्म डेट बहुत कम हो। क्यों? फाइनेंशियली साउंड कंपनियां ज्यादा भरोसेमंद होती हैं। 3, 10 साल का कंसिस्टेंट प्रॉफिट रिकॉर्ड, पिछले 10 वर्षों में एक भी साल ऐसा नहीं हो जब कंपनी ने नुकसान झेला हो। क्यों? यह दिखाता है कि कंपनी हर स्थिति में टिकाऊ है। 4, कम से कम 20 साल का डिविडेंड रिकॉर्ड, कंपनी ने लगातार 2 दशकों तक डिविडेंड दिया हो। क्यों? यह दर्शाता है कि कंपनी कैश रिच है और शेयर होल्डर को वैल्यू देती है। 5, 10 वर्षों में अर्निंग्स ग्रोथ होनी चाहिए, ईपीएस में कम से कम 33% की बढ़ोतरी हो। क्यों? यह लॉन्ग टर्म पोटेंशियल का संकेत है। 6, मॉडरेट पीई रेशियो, अधिकतम 15, पिछले 3 साल का एवरेज पीई रेशियो 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? ज्यादा पीई ओवरवैल्यूएशन रिस्क, मॉडरेट पीई स्टेबल एंट्री पॉइंट। 7, मॉडरेट पीबी रेशियो, अधिकतम 1.5, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.5 होना चाहिए। एक्स्ट्रा रूल, यदि पीई पीबी 22.5 हो तो एक्सेप्टेबल है। क्यों? इससे आप ओवरहाइप्ड कंपनी से बच जाते हैं। उदाहरण, अगर किसी कंपनी का ईपीएस 50 रुपए, बुक वैल्यू 300 रुपए, मार्केट प्राइस 400 रुपए, तो पीई 450.8, पीबी 400 300 1.33, पीई पीबी 10.64 रूल में फिट बैठता है। अगर कंपनी बाकी 5 क्राइटेरिया पर भी खरा उतरती है, तो ये एक आइडियल डिफेंसिव पिक है। इन चीजों से बचें, सिर्फ बड़े ब्रांड नामों से प्रभावित न हो, सोशल मीडिया या टिप्स पर डिसीजन न ले, सिर्फ सस्ते शेयर चुनने के चक्कर में कमजोर कंपनियां न ले, हाई रिटर्न वाले ट्रेंड्स के पीछे मत भागें। ग्राहम की एडवाइस, आपका काम है रूल्स को फॉलो करना, ना कि मार्केट को हराना। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग एक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन है। टेक अवे, डिफेंसिव इन्वेस्टिंग फिल्टर्ड सिलेक्शन प्लस पेशेंस प्लस सेफ्टी। अगर कोई स्टॉक इन 7 नियमों पर खरा नहीं उतरता, तो उसे न लेना ही बेहतर है। सोचने का विषय, अब आप जान चुके हैं कि बिना ज्यादा रिस्क लिए आप कैसे मजबूत कंपनियां चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट और थोड़ी ज्यादा रिस्क उठा सकें, तो क्या आप उन कंपनियों को पकड़ सकते हैं जो अंडरवैल्यूड होने के बावजूद फ्यूचर में एक्सप्लोड करें। चैप्टर 15, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, हिंदी में सक्रिय एंटरप्राइजिंग निवेशक के लिए स्टॉक चयन। इस अध्याय का उद्देश्य, ग्राहम मानते हैं कि अगर कोई निवेशक रिस्क को समझकर, सही एनालिसिस करके और पेशेंस के साथ निवेश करे, तो वो एवरेज मार्केट से बहुत बेहतर रिटर्न पा सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए एक एक्टिव, डिसिप्लिन्ड और अलर्ट अप्रोच।
एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन होता है? जो खुद एनालिसिस करना चाहता है, जो अंडरवैल्यूड कंपनीज को ढूंढने में समय देता है, जो शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज से नहीं डरता और जो सही समय पर एंट्री एग्जिट करने की कला सीखता है। ग्राहम की 4 की स्ट्रैटेजीज। 1. अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना। लो पीई, लो पीबी। स्टॉक्स जो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहे हैं। उदाहरण, पीई 10, पीबी 1, लेकिन अर्निंग्स कंसिस्टेंट है और डेट कम है। ग्राहम कहते हैं, सस्ती चीजें खरीदना तभी फायदेमंद है जब वो सस्ती सही कारणों से हो, डर से नहीं, दम से। 2. नेट स्टॉक्स खोजिए। नेट करंट एसेट वैल्यू, एनसीएवी, मार्केट प्राइस। फॉर्मूला, एनसीएवी करंट एसेट्स टोटल लायबिलिटीज। अगर कंपनी की करंट एसेट्स ही इतनी ज्यादा है कि लायबिलिटीज चुकाने के बाद भी उसकी कीमत शेयर मार्केट से ज्यादा है, तो ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। ये बेंजामिन ग्राहम की सबसे फेमस वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। 3. स्पेशल सिचुएशंस बटा बार्गेन्स, जैसे कि मर्जर आर्बिट्रेज, लिक्विडेशन स्टॉक्स, टेम्पररी फॉल ड्यू टू बैड न्यूज। इन स्टॉक्स में ज्यादा ज्ञान, तेजी और साहस की जरूरत होती है, लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा हो सकता है। 4. निग्लेक्टेड स्टॉक्स, लो अटेंशन बट हाई पोटेंशियल। ऐसी कंपनियां जो न्यूज में नहीं है लेकिन उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। ग्राहम कहते हैं, स्टॉक मार्केट पॉपुलैरिटी एक बीमारी है, उससे दूर रहो। किन चीजों से बचें? सिर्फ रैपिड ग्रोथ वाली कंपनियों के पीछे भागना, ओवरवैल्यूड आईपीओज, फैंसी इंडस्ट्रीज, एआई, क्रिप्टो एटसेट्रा में बिना आधार के निवेश, मोमेंटम ट्रेडिंग। ग्राहम की सलाह, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग डिमांड्स एफर्ट। अगर आप तैयार हैं मेहनत करने को, तो ये खेल आपके लिए ही है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को चाहिए खुद पढ़ना, खुद सोचना और खुद ही अपना सिस्टम बनाना। एक आसान चेकलिस्ट एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए। जांच बिंदु क्यों? लो प्राइस टू अर्निंग्स, पीई 10, वैल्यू मिल रहा है या नहीं। लो प्राइस टू बुक, पीबी 1, संपत्तियों से सस्ता मिल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.5 सुरक्षित बैलेंस शीट। पॉजिटिव कैश फ्लो, असली पैसे की आवक। 5+ ईयर प्रॉफिट ट्रैक, टिकाऊ बिजनेस मॉडल। इंडस्ट्री निग्लेक्टेड है, कम कंपटीशन। उदाहरण, कल्पना के लिए, मान लीजिए आपको एक कंपनी मिलती है, बुक वैल्यू 100 रुपए, मार्केट प्राइस 60 रुपए, पीई 6, डिविडेंड यील्ड 4%, डेट वेरी लो। न्यूज में नहीं लेकिन कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस। ग्राहम कहते हैं, ये जैकपॉट है, बशर्ते आप धैर्य रख सकें। टेक अवे, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग, एक्स्ट्रा मेहनत प्लस एक्स्ट्रा समझदारी प्लस एक्स्ट्रा रिटर्न। बेंजामिन ग्राहम के शब्दों में, द मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू इंस्ट्रक्ट यू। आप वही खरीदे जो आपको समझ में आए और उसी कीमत पर जो आपके लिए सही हो, चाहे मार्केट कुछ भी बोले। अब सवाल आपके लिए, अब आपने जान लिया है कि एक एक्टिव इन्वेस्टर कैसे वैल्यू, पेशेंस और लॉजिक से हाई रिटर्न्स पा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार कंपनियां कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और वारंट्स के जरिए आपको इन्वेस्टमेंट का नकली इल्यूजन देती हैं? इसका जवाब छुपा है चैप्टर 16 में। अगला अध्याय, कन्वर्टेबल इश्यूज एंड वारंट्स, जहां हम सीखेंगे कि कैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं और कब ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होते हैं और कब सिर्फ मोह का जाल। चैप्टर 16, कन्वर्टेबल इश्यूज एंड वारंट्स। हिंदी में, कन्वर्टेबल इश्यू और वारंट्स, मौके या धोखा। अध्याय का उद्देश्य, बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में समझाते हैं कि कंपनियां कई बार ऐसे फाइनेंशियल टूल्स जारी करती हैं जो निवेशकों को फ्यूचर रिटर्न्स का लालच देकर आकर्षित करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो। इसलिए जरूरी है इन टूल्स को समझना। कन्वर्टेबल इश्यूज, वारंट्स। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज क्या होते हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बटा डिबेंचर्स, ऐसे बॉन्ड जो एक निश्चित समय बाद कंपनी के शेयर में बदले जा सकते हैं। उदाहरण, आपने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा। कंपनी कहती है 5 साल बाद आप इसे 10 शेयरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उस समय शेयर का भाव 150 रुपए है तो आपको फायदा होगा, लेकिन अगर 80 रुपए है तो नुकसान। इसके फायदे, फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है, इक्विटी अपसाइड का मौका भी रहता है। इसके जोखिम, अगर शेयर अच्छा परफॉर्म न करे तो ना इंटरेस्ट का फायदा ना इक्विटी का।
कन्वर्शन प्राइस आमतौर पर इतना हाई होता है कि अपसाइड इल्यूजन बन जाता है। वॉरेंट्स क्या होते हैं? वॉरेंट्स एक तरह का ऑप्शन होता है जो होल्डर को फ्यूचर में एक फिक्स्ड प्राइस पर कंपनी के शेयर खरीदने का अधिकार देता है। उदाहरण, वारंट कहता है आप 100 रुपए में एक शेयर खरीद सकते हैं। अगर मार्केट प्राइस 150 रुपए है तो फायदेमंद, लेकिन अगर 80 रुपए है तो यह बेकार हो जाता है। फायदे: लो इन्वेस्टमेंट में इक्विटी एक्सपोजर, फ्यूचर अपसाइड की उम्मीद। नुकसान: कोई गारंटी नहीं, एक्सपायरी तक फायदा नहीं हुआ तो पूरा पैसा डूब सकता है। स्पेक्युलेटिव नेचर, ग्राहम की चेतावनी। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और वारंट्स अक्सर ऐसे बनते हैं जो दिखते हैं इक्विटी जैसे, लेकिन देते हैं बॉन्ड जैसा कमजोर रिटर्न। ग्राहम कहते हैं कंपनीज इन्हें इसलिए जारी करती हैं ताकि वे बिना सीधे इक्विटी डाइल्यूट किए पैसा जुटा सकें, लेकिन इन्वेस्टर को कभी कभी फिक्स्ड इंटरेस्ट भी नहीं मिलता और इक्विटी अपसाइड भी नहीं मिलती। टेक अवे: इनसे बचें जब कन्वर्शन प्राइस बहुत ज्यादा हो, कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति शेकी हो, सिर्फ स्पेक्युलेटिव पर्पस से इश्यू किया गया हो। सोचे इन पर जब कन्वर्शन टर्म्स फेवरेबल हो, कंपनी की ग्रोथ काफी स्ट्रांग दिख रही हो, रिस्क कम और अपसाइड रियलिस्टिकली पॉसिबल हो। ग्राहम के शब्दों में, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अवॉइड्स कॉम्प्लेक्सिटी अनलेस इट ब्रिंग्स रियल बेनिफिट। यानी अगर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बहुत सुंदर पैकेजिंग में है लेकिन अंदर का सब्सटेंस कमजोर है तो दूर रहो। आपके लिए सवाल: अब जब आपने सीख लिया कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और वारंट्स में फायदा कम और फंसने का खतरा ज्यादा है, तो अगला सवाल है, अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर चुके हैं तो आपको उससे क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्या आपको डिविडेंड चाहिए या कंपनी से ओनरशिप जैसी पावर? इसका जवाब छुपा है चैप्टर 17 में। अगला अध्याय 4 एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस हिस्ट्रीज, जहां बेंजामिन ग्राहम 4 अलग अलग कंपनियों की रियल लाइफ कहानी से सिखाते हैं कि इन्वेस्टर को कहां सोचने में चूक होती है और कहां होता है असली फायदा। चैप्टर 17 4 एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस हिस्ट्रीज, हिंदी में 4 बेहद शिक्षाप्रद केस स्टडी। अध्याय का उद्देश्य: बेंजामिन ग्राहम यहां 4 कंपनियों का विश्लेषण करके दिखाते हैं कि कहां कहां निवेशकों ने इमोशंस के कारण गलत निर्णय लिए और कहां एक शांत लॉजिक बेस्ड इन्वेस्टर ने सही समय पर सही निवेश करके शानदार फायदा कमाया। ये 4 कंपनियां कौन थी? यहां हम इन कंपनियों के नामों की बजाय उनकी विशेषताओं पर ध्यान देंगे ताकि आप आज के संदर्भ में समझ सकें। कंपनी अ पॉपुलर बट रिस्की ग्रोथ स्टॉक, बहुत पॉपुलर, तेजी से बढ़ने वाली कंपनी, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड हो गया, बाद में स्टॉक क्रैश कर गया। सीख: पॉपुलैरिटी कभी भी वैल्यूएशन को सही साबित नहीं करती। इन्वेस्टर को हमेशा मार्जिन और सेफ्टी चाहिए। कंपनी बी स्टेडी परफॉर्मर बट इग्नोर्ड बाय मार्केट, फाइनेंशियल स्ट्रांग, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, लेकिन मीडिया या मार्केट में चर्चा नहीं। ग्राहम ने इसे अंडरवैल्यूड पाया, लंबी अवधि में शानदार रिटर्न दिया। सीख: वैल्यू इन्वेस्टिंग का असली चार्म यह है कि जब सब अनदेखा करते हैं तब आप वैल्यू पकड़ सकते हैं। कंपनी सी स्पेक्युलेटिव डार्लिंग, रैपिडली राइजिंग प्राइस, न्यूज और मीडिया में हाइप, एक्चुअल अर्निंग्स वीक थी, कोलैप्स हुआ। सीख: स्पेक्युलेशन आपको तात्कालिक एक्साइटमेंट दे सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म पेन से नहीं बचा सकती। कंपनी डी एसेट रिच बट अंडरप्राइज्ड, स्ट्रॉन्ग एसेट बेस, जमीन, फैक्ट्री, इन्वेंट्री, प्राइस बुक वैल्यू से भी कम, कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टर्स ने खरीदा और धीरे धीरे प्राइस बढ़ गया। सीख: अगर आप सिर्फ अर्निंग्स नहीं, एसेट्स और बुक वैल्यू भी देखें तो हिडन जेम्स मिल सकते हैं। ग्राहम की स्ट्रैटेजी इन केस में, मार्केट की मूड स्विंग्स से खुद को अलग रखा, मीडिया की पॉपुलैरिटी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हुए, सिर्फ नंबर्स पर ध्यान दिया, अर्निंग्स, बुक वैल्यू, डेट, डिविडेंड एटसेट्रा। फाइनल लर्निंग: सिचुएशन इमोशनल इन्वेस्टर, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। पॉपुलर कंपनी ज्यादा कीमत पर खरीदी बचा या समय सही होने का इंतजार किया। इग्नोर्ड स्टॉक, अनदेखा किया खरीदा क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रांग था। हाइप स्टॉक, जल्दी कूद गया, रिस्क एनालिसिस किया। एसेट रिच स्टॉक, बोला कंपनी तो कुछ कर नहीं रही, बुक वैल्यू देखा और इन्वेस्ट किया। ग्राहम का संदेश: इन्वेस्टिंग इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक। यानी निवेश को भावना नहीं,
तर्क और एनालिसिस से देखो। आपके लिए सवाल, अब जब आपने 4 असली उदाहरणों से देखा कि इन्वेस्टर कहाँ गलती करता है और कहाँ जीत सकता है, तो अब एक नया सवाल उठता है, क्या किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास कोई हक है? क्या वे कंपनी के डिसीजंस पर असर डाल सकते हैं या बस डिविडेंड पाने तक ही सीमित है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 18, अ कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज, जहां बेंजामिन ग्राहम साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि किन कंपनीज ने शेयर होल्डर्स को सम्मान दिया और किन्होंने सिर्फ खुद के बेनिफिट के लिए काम किया। चैप्टर 18, अ कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज, हिंदी में 8 कंपनियों की जोड़ी का विश्लेषण। अध्याय का उद्देश्य, बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में बताते हैं कि 2 कंपनियां जो एक जैसी इंडस्ट्री, आकार या मुनाफे में दिखती हैं, जरूरी नहीं कि दोनों एक जैसी हो। कई बार एक कंपनी में जबरदस्त डिसिप्लिन और इंटेग्रिटी होती है, जबकि दूसरी कंपनी सिर्फ दिखावा करती है पर अंदर से खोखली होती है। ग्राहम ने क्या किया? उन्होंने 8 जोड़ी कंपनियां चुनी और उन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया। हम यहां नाम की जगह उनके गुणों को समझेंगे ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को आज की कंपनियों पर भी लागू कर सकें। पेयर 1, स्टेबल वर्सेस अग्रेसिव अकाउंटिंग। कंपनी A कॉन्जर्वेटिवली प्रॉफिट दिखाती है, कंपनी B प्रॉफिट इन्फ्लेट करती है क्रिएटिव अकाउंटिंग से। सीख, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को आंख मूंद कर नहीं पढ़ना चाहिए। पेयर 2, स्टेडी डिविडेंड वर्सेस अर्निंग्स मैनिपुलेशन। कंपनी A हर साल मॉडेस्ट बट रेगुलर डिविडेंड, कंपनी B अचानक हाई डिविडेंड लेकिन अर्निंग्स शेकी। सीख, डिविडेंड एक हैबिट होनी चाहिए, स्टंट नहीं। पेयर 3, लॉन्ग टर्म वैल्यू वर्सेस शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी। कंपनी A सालों से स्लो बट स्टेडी ग्रोथ, कंपनी B सडनली पॉपुलर लेकिन शॉर्ट टर्म हाइप ड्रिवन। सीख, पॉपुलैरिटी और प्रॉफिटेबिलिटी 2 अलग बातें हैं। पेयर 4, हाई डेट वर्सेस कंजर्वेटिव डेट। कंपनी A जीरो और लो डेट, कंपनी B बहुत बड़ा डेट टू इक्विटी रेशियो। सीख, लो डेट वाली कंपनी मुश्किल समय में टिकती है। पेयर 5, शेयर होल्डर रिस्पेक्ट वर्सेस निग्लेक्ट। कंपनी A ट्रांसपेरेंसी, रेगुलर कम्युनिकेशन, कंपनी B शेयर होल्डर को सेकेंडरी मानती है। सीख, मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी वैल्यूएशन में इंपॉर्टेंट होता है। पेयर 6, एसेट बेस्ड स्ट्रेंथ वर्सेस एम्प्टी ब्रांड। कंपनी A स्ट्रॉन्ग टैंजिबल एसेट्स, फैक्ट्रीज, लैंड, कंपनी B सिर्फ ब्रांडिंग और स्पेक्युलेटिव वैल्यूएशन। सीख, असली संपत्ति, एसेट्स ही अंत में बचाती है। पेयर 7, एथिकल मैनेजमेंट वर्सेस शेडी डील्स। कंपनी A क्लीन हिस्ट्री, नो लीगल ट्रबल, कंपनी B बार बार फाइन्स, रेगुलेटरी एक्शन। सीख, इंटेग्रिटी किसी बैलेंस शीट में नहीं होती पर बहुत जरूरी है। पेयर 8, रियल ग्रोथ वर्सेस फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। कंपनी A ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट से ग्रोथ, कंपनी B बायबैक्स, मर्जर्स, अकाउंटिंग ट्रिक से ग्रोथ दिखाना। सीख, ग्रोथ का सोर्स क्या है? ये सबसे जरूरी सवाल है। ग्राहम की सलाह, इन्वेस्ट नॉट जस्ट इन अ बिजनेस बट इन द पीपल हु रन इट, यानी सिर्फ नंबर्स नहीं, कंपनी के एथिक्स, एटीट्यूड और लॉन्ग टर्म विजन भी जरूरी है। चेकलिस्ट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए, क्या कंपनी की अकाउंटिंग रील लगती है? क्या डिविडेंड स्टेबल है या सडन स्टंट है? क्या मैनेजमेंट ओपन है या छुप छुप के खेल खेलती है? क्या डेट बहुत ज्यादा तो नहीं है? क्या एसेट्स रील है या सिर्फ प्रोजेक्शंस? टेक अवे, बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में कहते हैं, ट्रू इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स, इट्स अबाउट जजमेंट। निवेशक को सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं, उसके चरित्र, कैरेक्टर को भी एनालाइज करना चाहिए। आपके लिए सवाल, अब आप ये तो जान गए कि एक जैसी दिखने वाली कंपनियों के अंदर कितना गहरा अंतर हो सकता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या कंपनी सिर्फ मुनाफा देकर इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करती है या डिविडेंड पॉलिसी और ओनरशिप स्ट्रक्चर भी मायने रखती है? इसका उत्तर मिलेगा चैप्टर 19 में। चैप्टर 19, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट्स डिविडेंड पॉलिसी, जहां हम जानेंगे कि डिविडेंड सिर्फ पैसे का मामला नहीं, बल्कि मैनेजमेंट की इंटेंशन, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का प्रमाण होता है। चैप्टर 19, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट्स डिविडेंड पॉलिसी, हिंदी में शेयरधारक और प्रबंधन डिविडेंड नीति की समझ।
अध्याय का उद्देश्य। ग्राहम इस अध्याय में बताते हैं कि शेयरधारक सिर्फ कंपनी के मालिक नहीं होते, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि प्रबंधन उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। और इसका सबसे बड़ा संकेत होता है कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड आखिर है क्या? डिविडेंड एक ऐसा हिस्सा है कंपनी के मुनाफे का जो कंपनी अपने मालिकों यानी शेयर होल्डरों को देती है। सिंपल शब्दों में, डिविडेंड कंपनी का थैंक्स उस इन्वेस्टर को जिसने उस पर भरोसा किया। ग्राहम के अनुसार डिविडेंड पॉलिसी से क्या पता चलता है? 1. मैनेजमेंट की ईमानदारी। क्या कंपनी अपने लाभ को शेयरहोल्डर से बांट रही है या सब कुछ अंदर रख रही है फ्यूचर ग्रोथ के बहाने? 2. कैपिटल एलोकेशन का तरीका। क्या कंपनी अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर रही है या पैसा बिना जरूरत के रोके रख रही है? 3. इन्वेस्टर रिस्पेक्ट। क्या शेयरहोल्डर को प्रायोरिटी दी जाती है या सिर्फ प्रमोटर्स और इनसाइडर्स को फायदा? ग्राहम की चेतावनी। जब कोई कंपनी सालों तक प्रॉफिट कमाती है लेकिन डिविडेंड नहीं देती तो वहां कुछ फिशी हो सकता है। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर को सोचना चाहिए, मेरा फायदा कहाँ है? कुछ बुनियादी बातें जो ग्राहम बताते हैं। सवाल संकेत। क्या कंपनी स्टेबल और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रही है तो डिविडेंड क्यों नहीं दे रही? क्या डिविडेंड हर साल कम होता जा रहा है तो क्या कंपनी सच में ग्रो कर रही है? क्या मैनेजमेंट की सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन डिविडेंड नहीं? तो शेयर होल्डर की वैल्यू घट रही है। कब कंपनी डिविडेंड ना दे तो सही है? अगर कंपनी जेन्युइनली एक्सपैंड कर रही हो और उस एक्सपांशन से शेयर होल्डर को फ्यूचर में बड़ा रिटर्न मिलने की उम्मीद हो और मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो। लेकिन इस ग्रोथ का सबूत होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रेस रिलीज और अनाउंसमेंट्स। ग्राहम की रील एडवाइस। अ कंपनी दैट अर्न्स वेल एंड पेस पुअरली मस्ट एक्सप्लेन कन्विंसिंगली। यानी अगर कोई कंपनी अच्छा कमा रही है लेकिन कम दे रही है तो उसे शेयर होल्डर्स को अच्छे से समझाना होगा कि क्यों। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? डिविडेंड पे आउट रेशियो पर ध्यान दें। 5-10 साल का डिविडेंड हिस्ट्री देखें। प्रमोटर्स खुद कितना डिविडेंड ले रहे हैं ये समझें। हाई प्रॉफिट लेकिन जीरो डिविडेंड अलर्ट। टेक अवे। डिविडेंड इज नॉट जस्ट अ रिवॉर्ड, इट्स अ रिलेशनशिप। अगर कोई कंपनी आपको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रही तो आप उसके मालिक कैसे ठहरे? बेंजामिन ग्राहम चाहते हैं कि आप सिर्फ प्राइस चार्ट ना देखें बल्कि कंपनी की शेयर होल्डर फिलॉसफी भी जानें। अब आपके लिए सवाल। अब जब आपने समझा कि डिविडेंड सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कंपनी की नीयत का आईना है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इन्वेस्टर कितना भी सतर्क हो, अगर उसके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी न हो तो उसका पूरा इन्वेस्टमेंट भी डूब सकता है? इसका उत्तर मिलेगा अंतिम और सबसे ताकतवर अध्याय चैप्टर 20 में। चैप्टर 20 मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां हम जानेंगे कि बेंजामिन ग्राहम का सबसे महान सिद्धांत मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस तरह हर सफल निवेशक की असली ढाल होता है। चैप्टर 20 मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हिंदी में सेफ्टी मार्जिन, समझदारी से निवेश का असली आधार। अध्याय का उद्देश्य। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं इन्वेस्टिंग में असली जीत वहां नहीं है जहां आप ज्यादा कमाएं, बल्कि वहां है जहां आप गलत होने के बावजूद हारे नहीं। और यह तभी संभव है जब आपके निवेश में हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्राइस और वैल्यू के बीच का सुरक्षा अंतर। उदाहरण, मान लीजिए किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपए है और आप उसे 120 रुपए में खरीदते हैं, तो आपके पास 80 रुपए की सुरक्षा है, यानी 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहम इसे क्यों इतना जरूरी मानते हैं? क्योंकि भविष्य कभी 100% प्रेडिक्टेबल नहीं होता। कंपनी के प्रॉफिट घट सकते हैं, मार्केट क्रैश हो सकता है, इकोनॉमी धीमी हो सकती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो बफर है जो आपके इन्वेस्टमेंट को इन सब से बचाने में मदद करता है। ये प्रिंसिपल कहां कहां लागू होता है? 1. स्टॉक इन्वेस्टमेंट में सस्ते में खरीदना, ओवर वैल्यूएशन से बचना, बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करना। 2. बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होना चाहिए, डिफॉल्ट का रिस्क कम होना चाहिए। 3. पोर्टफोलियो लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन, एक ही सेक्टर या कंपनी में सब कुछ ना लगाना। ग्राहम इसे ब्रिज एग्जाम्पल से समझाते हैं। कोई भी इंसान ऐसा पुल नहीं पार करता जिसकी भार सीमा 10 टन हो
और उसका ट्रक 9.9 टन का हो। समझदार लोग उस पुल से तभी गुजरते हैं जब उनका ट्रक सिर्फ 6 टन का हो, और यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन्वेस्टर के लिए एक्शनेबल स्टेप्स क्या करे, क्यों करे? इंट्रिंसिक वैल्यू का अनुमान लगाए ताकि असली वर्थ पता चले। लो पीई, लो पीबी वाली कंपनियां देखे वैल्यूएशन, सेफ्टी मिले। कॉन्जर्वेटिवली सोचे, वर्स्ट केस के लिए तैयार रहें। कभी भी ऑल इन ना जाए, डाइवर्सिफाई करें। प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। याद रखें, यही इन्वेस्टिंग की असली पहचान है। बोनस टिप, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन ये आपको गलत होने पर भी बचाता है। ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग को स्पेक्यूलेशन से अलग करता है। वॉरेन बफेट का मानना है, रूल नो 1, नेवर लूज मनी। रूल नो 2, नेवर फॉरगेट। रूल नो 1 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन दोनों रूल्स को प्रोटेक्ट करता है। टेक अवे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्मार्ट इन्वेस्टर की सुरक्षा कवच। ये वो लॉजिक है जो मार्केट की इमोशनल वेव से आपको दूर रखता है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाता है। अब आपके लिए अंतिम सवाल। अब जब आप पूरे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को समझ चुके हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी, तो क्या आप अब इन्वेस्टिंग में सिर्फ पैसा लगाने वाले नहीं, बल्कि सोच समझ से वेल्थ बनाने वाले बन पाएंगे? सीरीज कंप्लीट। आपने अब तक 20 में से हर एक अध्याय की गहराई से समझ हासिल की है। अब आप बेंजामिन ग्राहम के उस विजडम को अपनाने के लिए तैयार हैं, जिसने वॉरेन बफेट जैसे लेजेंड्स को बनाया। तो दोस्तों, यही था बेंजामिन ग्राहम की अमर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक ऐसा सिद्धांत जो आपको सिर्फ पैसा नहीं, शांति और स्थायित्व देता है। अगर आपने ये सीरीज पूरी देखी है, तो अब आप सिर्फ एक निवेशक नहीं रहे, अब आप एक सोच समझकर चलने वाले बुद्धिमान निवेशक बन चुके हैं। ये किताब हमें सिखाती है कैसे लालच और डर से ऊपर उठें, कैसे आंकड़ों के पीछे के सच को समझें और कैसे बिना भागदौड़ के सधी हुई, सुरक्षित और लंबे समय तक टिकाऊ संपत्ति बनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही गहरी किताबों की सोच को दूसरों तक पहुंचाने में बुक सुनो की मदद करें। और हां, कमेंट में जरूर बताएं कि इस किताब से आपने क्या सीखा और आगे आप किस किताब का सार चाहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि बुक सुनो पर हम लाते हैं किताबों की आवाज, आपके सोचने के अंदाज को बदलने के लिए। बुक सुनो, किताब सुनो, खुद को गढ़ो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ।